नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एस न्यूज के इस लाइव अंक में। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव का बिगुल बज गया। लड़ाई आर पार की है। मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। छठा राज्य भी अनाउंस होना था, लेकिन आखिरी वक्त में सरकार के हाथ पैर फूल गए और अब तरह तरह के बहाने बनाकर कि वहां पर कुछ परेशानियां हैं, लिस्टें तैयार नहीं है। इवन ये भी कह दिया कि शायद लोकसभा के चुनाव के साथ भी हम विधानसभा का चुनाव नहीं करवा पाएंगे। तो बात यहां पर नियत की है कि नियत क्या कहती है, कि नियत यह है कि हमें चुनाव नहीं करवाने हैं। और ये कहते हैं कि हम लोकसभा का चुनाव कश्मीर में करवाएंगे, लेकिन लॉजिस्टिक इतनी नहीं कि विधानसभा का चुनाव करवा पाए। ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरी। जब वहां पे वोटिंग मशीन एक पड़ी है तो दूसरी भी रखी जा सकती है। और जितने विधानसभा के केंद्र हैं उतने ही लोकसभा के भी केंद्र हैं। तो उसके अंदर ये कहना कि विधानसभा के लिए अलग लॉजिस्टिक और लोकसभा के लिए अलग, ये बात मेरे गले नहीं उतरी। शायद लद्दाख की तीखी हार मजबूर कर गई मोदी शाह की जोड़ी को कि यहां पर जो चुनाव है जम्मू कश्मीर के, वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए जाएं। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये एक किस्म से, मैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम से मैंने एक बात कही है जो कोई और चैनल नहीं कहता है। वो ये है कि आपने सबसे पहले हत्या तब की जब जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में तोड़ दिया। दूसरी हत्या आपने तब की जब 2 राज्यों को आपने राज्य का दर्जा छीन लिया, उसको यूनियन टेरिटरी में चेंज किया। तीसरी हत्या तब की जब आपने लद्दाख और कारगिल की यूनियन टेरिटरी से विधानसभा भी छीन ली और उनसे लोकतंत्र का जो एक विधान होता है वो हक भी छीन लिया। तब मुझे समझ आया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब है कि लोगों से लोकतांत्रिक अधिकार, विधानसभा का अधिकार, अपने मुख्यमंत्री का अधिकार भी छीन लेना, ये भी शायद मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आता है। लेकिन ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, ये एक एसिड टेस्ट है भारत के लिए। ये भारत की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। मुझे लगता है कि इन चुनाव से एक ऐसी पृष्ठभूमि बनेगी जो शायद एक किस्म से कहा जाए तो 2024 का जो पन्ने खुलेंगे उसको रेखांकित कर देगी अपने आप में पूर्ण रूप से। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी पर आज बात करने जा रहे हैं। मिजोरम से लेके खासतौर से बाकी 4 राज्यों में कि किस किस्म का खाका खिंचने जा रहा है और जनमानस क्या कहता है। हमारे साथ हैं आज कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुजाता पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अरुण कुमार शर्मा जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ विश्लेषक, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और जय हिंद सर। अरुण कुमार जी, आपके 2 विंडोज खुली हुई हैं। मुझे लगता है एक विंडो आप क्लोज कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, या दोनों को बंद करके फिर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा सर। 2 विंडो यहाँ पर आपकी, बस इतना आप कर लीजिएगा सर। तो मैं सबसे पहले सुजाता जी आपके पास ही आता हूँ। बिगुल तो बच गया, क्या तैयारी है, कैसे आगे बढ़ेंगे? हालांकि ये सारी स्टेट जो है एक किस्म से सीधा इलेक्शन है, कांग्रेस वर्सेस वेस्ट। एक वेस्ट की बात कर रहा हूं। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है, बाकी जगह कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। क्या तैयारियां आपकी और किस ढंग से सामना करेंगे? थोड़ा सा ट्रिकी मामला राजस्थान में लग रहा है, बाकी मुझे लगता है कि चीजें बड़ी क्लियर है। इवन मिजोरम के अंदर भी बड़ी क्लियर है। तो आप अपना जो आकलन है वो दर्शकों के सामने रखिए कि किस किस्म की कांग्रेस की तैयारी है और कैसे वो 5 राज्यों के चुनाव को डील करने जा रही है। सुजाता जी। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस की सरकारें जहाँ-जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर जो काम किया है हमने, हम वोट उस पर मांगते हैं। लेकिन हमारे सामने केवल एक विषय ये नहीं है, विषय जो है वो दूसरा है कि किस तरीके से आप डिस्टेबलाइज़ करने वाली एक विपक्ष के सामने खड़े हैं। आप मजबूत सरकार देते हैं, आप अच्छी स्कीम्स देते हैं, मगर सामने जो खड़ा है उसके अंदर सब कुछ तितर-बितर हो चुका है
लेकिन फिर भी वो सरकार को डिस्टेबलाइज करने की जो उनकी मंशा रही है उसको वो करते रहे और हमने देखा है। अब जरूरी ये है समझना कि इस वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं, इसलिए उसके लिए तैयारी जरूरी है। क्योंकि अगर मैं राजस्थान से शुरू करूं तो राजस्थान में 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं 600 रुपए का उज्ज्वला वाला गैस सिलेंडर दूंगा। वो कहते हैं मैं 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना के तहत आपको बीमा, स्वास्थ्य बीमा दूंगा। और राजस्थान की सरकार ने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया है लोगों को। और अभी आपने अगर इसमें देखे कि एंटी इनकम्बेंसी की बात, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी सचमुच में है? अगर आप दोनों तरफ से देखेंगे और आकलन करेंगे तो प्रधानमंत्री तो खुद कह के गए हैं, राजस्थान में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जो जो योजनाएं राजस्थान में इस वक्त सरकार चला रही है उनको हम बंद नहीं करेंगे, उनको कंटिन्यू करेंगे। मतलब आपके पास वो दूरदर्शिता नहीं है कि दूसरे राज्यों में आप इस तरह की योजनाएं ला सकते, लेकिन राजस्थान की योजनाओं के सामने आप नतमस्तक है। तो जनता बहुत समझदार है और हर स्थिति में मुझे लगता है कि जनता जनार्दन होती भी है और वो इस बात को समझेगी कि सरकार जो है वो अच्छा कार्य कर रही है। और आखिरी बात राजस्थान के बारे में, अगर आप देखते हैं कि राजस्थान की लीडरशिप क्या है कांग्रेस में और बीजेपी में, तो बीजेपी में तो सब कुछ बिल्कुल छिन्न भिन्न हो रखा है। गजेंद्र शेखावत जी की करियर को खत्म करने के लिए आप चाहते हैं कि वो अशोक गहलोत जी जैसे एक बड़े नेता के सामने चुनाव लड़े। आप वसुंधरा राजे जी को खत्म कर चुके हैं और नहीं चाहते कि वो सामने आए। तो उधर आपने मध्य प्रदेश में देख ही लिया है कि यशोधरा जो है उनकी बहन, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अगर विपक्ष में, जो हमारे विपक्ष में एक बड़ी नेता है, उनका हम जिस तरीके से आज हालत देख रहे हैं, दूसरी तरफ चाहे वहां पे पूनिया जी हो, चाहे गजेंद्र शेखावत जी हो या राज्यवर्धन राठौर या अन्य जो इनके नेता है, उनके बीच में जो खींचातानी चल रही है वो साफ बता रहा है कि एक स्टेबल सरकार वो नहीं दे सकते। वो कठपुतली वाली सरकार जरूर मतलब दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मगर आप हर व्यक्ति को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते, कुछ लोगों को कभी कभी बेवकूफ बना सकते हैं। और राजस्थान की जनता मुझे लगता है अपना हित जानती है कि किसमें है। उधर अगर आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो ग्राउंड पे काम किया है भूपेश बघेल जी ने, और मैं कोरोना का एक विषय जो है वो मैं भूल गई थी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिस वक्त पूरे देश में त्राहिमाम हो रहा था और इन दोनों राज्य में स्थिति किस तरीके से थी, कितनी बेहतर थी, किस तरह से अपने लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया। और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि ऑक्सीजन जो है वो अन्य राज्यों तक पहुंचाया भी। तो भूपेश बघेल जी ने बहुत बेहतर काम किया है, ग्राउंड पे रहते हुए काम किया है, किसानों की समस्याओं को देखा है। जो गोबर वो सरकार इस वक्त खरीद रही थी, वो भी दिख रहा था कि कितना एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। तो जो हिंदुत्ववादी सरकार है वो देश को, यानी कि हिंदुस्तान के हिंदुइज्म को समझती नहीं है, मगर हमारे ये नेता समझते हैं। दूसरी जो बहुत जरूरी बात समझने की है कि कर्नाटका के सिद्धारमैया जी हो या भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के या अशोक गहलोत जी राजस्थान के, ये तीनों ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए लोगों को एक प्रतिनिधित्व जो दिया गया है वो है जो सबसे कमजोर तबका होता है उसके व्यक्ति को आगे भी लाया गया है इन तीनों राज्य में। और इसीलिए आज जब हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और पूरे देश में लाने की बात कर रहे हैं, तो ये साफ हो जाएगा कि हम लोगों के साथ कितना जुड़े हुए हैं, हम किस तरह का विकास चाहते हैं। हम गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे लाएंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अगर अब आ जाते हैं हम तेलंगाना में, तो तेलंगाना जो है वो तो बीआरएस का मतलब ही है कि भाजपा रिश्तेदार समिति, जैसे मेरे नेता राहुल गांधी जी कह चुके हैं। मगर वहां पर भी एक ऐसी जो बदलाव की हवा है वो देखी जा रही है। और आपने देखा ही है कि पिछले कुछ समय में कैसे मुख्यमंत्री जी की जो बेटी है
वो जा रही हैं, वो चाहती हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे, और इस तरह की जो बातें, उससे साफ पता चल रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है, इसी कारण से ये हो रहा है। लेकिन वहां पे जो समस्या सबसे बड़ी है वो किसानों की समस्या है, जो इरिगेशन के लिए मॉनसून पर निर्भर रहती है, तो बाकी समय क्या होता है, ये है धरातल की समस्या, जिसको समझना बड़ा जरूरी है। जब हमारे पीसीसी के नए अध्यक्ष आए रेवंत रेड्डी जी, उस वक्त से अगर आप देखें चुनावों की तैयारी में किस तरह से वो जुटे रहे, और दूसरी तरफ मतलब एक तरफ अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, दूसरी तरफ जनता के बीच में रहकर काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी, और ये लगातार प्रोसेस हुआ चुपचाप से काम करते हुए। जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलना ही होगा, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, और दूसरा इस वक्त भाजपा के खिलाफ जो हवा बह रही है वो तेलंगाना में भी है। आपने राहुल गांधी जी की जो सभाएं वहां पे हुई हैं, आपने देखी होगी कि उस सभा में कितने लोग उमड़ के आए। तो वो भारत जोड़ो यात्रा के कारण भी जो राहुल गांधी जी के इमेज को भाजपा ने एकदम जैसे कहते हैं खराब करने की कोशिश करी, उसमें से निकलकर अब लोगों ने उनको पहचाना। वो तो वैसे ही थे पहले भी, लेकिन उनकी इमेज को खराब करा गया, लेकिन रियलिटी उनकी क्या है वो जनता पहचान गई है, और तेलंगाना राज्य दिया भी गया था, लोगों की मंशा ये थी, और कांग्रेस के समय पे ये हुआ था। अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला देख लीजिए, आप पेपर लीक का मामला देख लीजिए, आप आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को, और उनसे मैं मिल के आई हूँ वहां पर, और मैंने देखा है कि वो कितनी परेशान है, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है वो हमने देखा। और वैसे भी मध्य प्रदेश में सरकार तो भाजपा की बनी नहीं थी, सरकार गिरा के उन्होंने बनाई थी सरकार, और आज तो सिंधिया जी के साथ वाले जो लोग हैं वो भी उन्हें छोड़कर चले गए हैं, और कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता वापस भी आ गए हैं। आप महाकाल कॉरिडोर को देखिए, कई लोग सोचते हैं कि वो भाजपा की सरकार ने बनाया, वो तो कमलनाथ जी के समय पे शुरू करा गया था। तो हर चीज का क्रेडिट लेने से काम नहीं होता, और जनता इस बात को जानती है, और मध्य प्रदेश में इसीलिए कांग्रेस की सरकार आ रही है। आखिरी में मिजोरम जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू रहता है, लेकिन इस बार फिर से, क्योंकि वहां पे एक 2 टर्म एक सरकार का रहता है, लेकिन इस बार क्योंकि जो मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है वो कार्य नहीं कर पाई है, और जो स्थितियां आसपास है उसमें प्रखर रूप से वो मोदी सरकार के खिलाफ नहीं भी बोल पाई है, तो इस वजह से भी लोग बहुत ही नाराज भी हैं उनसे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग उनकी समाज के भी रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी वहां पे, मैं आपको ये भी बता दूं कि पीसीसी जो है वो बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगी वो है, क्योंकि वो जमीनी तौर पर वहां कार्य करती रही है, और इसीलिए जिस राज्य को हमने बहुत लड़के अपना बना के रखा, भारत देश का बना के रखा, वहां पर अब कांग्रेस पार्टी की सरकार अवश्य आई।